हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्जिंग फिजियोज। आज का हमारा टॉपिक होगा मोटर न्यूरॉन डिजीज़। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी इट इज़, एंड आई विल मेक यू फॉर यू ऑल्सो। सो सबसे पहले यू शुड नो कि मोटर न्यूरॉन होता क्या है। मोटर न्यूरॉन होता है जो कि स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वॉकिंग, ब्रीदिंग, हैंड मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, स्पीकिंग, इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है मोटर न्यूरॉन। सो ये मोटर न्यूरॉन का एक डिजीज़ है। इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। वी विल स्टडी अबाउट दैट। पहले हम देखते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होता क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएंगे जो कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करते हैं, पहले कम, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, एंड देन इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ। एंड जिसमें कि there is destroyance of the motor neurons. Now हम पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है, ताकि हम इसको एबनॉर्मल से डिफ्रेंशिएट कर पाए और क्लियरली समझ पाए। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। अगर हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स ब्रेन तक जा रहे हैं और ब्रेन से वापस आ रहे हैं। सो जो सिग्नल्स हैं, पहले जो मोटर न्यूरॉन है वो 2 में डिवाइडेड है, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन। सो जो नर्व सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, वो होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, एंड द नर्व सेल्स इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इनका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंड होते हैं। सपोज ये ब्रेन स्टेम है जो मैंने डार्क से हाईलाइट करी है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। जो न्यूरॉन्स इधर से ब्रेन स्टेम तक जाकर कोई साइनैप्स क्रिएट करते हैं, सो इस एक्सटेंशन को हम बोलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन। ये एक हायरार्कियल डिसऑर्डर में है, ऑर्डर में है। इसको हम देख सकते हैं कि जो ऊपर है, सबसे ऊपर टॉप पे ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन स्टेम है। सो जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है वो है अपर मोटर न्यूरॉन, और जो स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन स्टेम से मसल तक जाएगा, अब जो यहाँ से यहाँ तक जाता है और वापस आता है, वो है लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है, नर्व सिग्नल्स ब्रेन से जाते हैं टू द ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं टू द मसल। सिमिलरली वाइस वर्सा, मसल से जाते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, देन दे कम फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम टू द ब्रेन कॉर्टेक्स। नाउ अगर कोई भी एबनॉर्मैलिटी क्रिएट होती है तो वो हमें पता लग ही गया है, अब कैसे होगा। सपोज अपर मोटर न्यूरॉन से लोअर मोटर न्यूरॉन तक मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, तो किस में डिफेक्ट होगा, अपर मोटर में। सो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, देन देयर इज हमेशा पॉसिबिलिटी कि देयर विल ऑलवेज बी इंक्रीज इन द टोन इंक्रीज होगी तो हम उसे बोलते हैं हाइपरटोनिसिटी। 2 में डिवाइडेड होती है, हमें पता है, स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। वन इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट एंड वन इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। And also there is hyperreflexia. If you will check the reflexes of the person, they will be exaggerated, and loss of the voluntary movements. Voluntary control of movements, जो हम खुद मसल, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं एल्बो फ्लेक्स करूँ तो वो नहीं हो पाएगा, that is very reduced and diminished. Now अगर लोअर मोटर न्यूरॉन से मसल तक कोई भी सिग्नल नहीं जा पा रहा है, देन क्या होगा, ऑब्वियसली लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन होगा, LMNL। देन देयर विल बी वीकनेस ऑफ द मसल, एट्रोफी ऑफ द मसल, मतलब मसल का ये इतनी मोटी है कि और कम हो जाएगी, इसका साइज कम हो जाएगा, एंड मसल की वेस्टिंग हो जाएगी। बोथ आर सिमिलर टर्म्स। एंड जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी हार्ड टू फाइंड व्हेन एवर वी विल चेक। एंड फैसिकुलेशन, मसल की ट्विचिंग होगी, जो कि हमें सरफेस पर मतलब हमें मसल की ट्विचिंग दिखाई देगी,
एंड अगर हम सरफेस को टच करेंगे तो वहाँ पर फील भी हो सकती है. एंड ऑल्सो देयर इज़ द हाइपोटोनिसिटी, डिक्रीज इन दी मसल टोन. सो अब हम देखेंगे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो वो अब हमें पता लग जाएंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. देन देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ एरिया, जिसमें हमें पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से न्यूक्लियर डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं. So based on inheritance में it is divided into two, inherited and sporadic. Sporadic मतलब there is no inheritance, no family history. लेकिन inheritance में there might be some family history, so it is inherited from the parents down to the children. And so अगर children में आ रहा है ये, so ये obvious ही नहीं हो गया कि ये children में ही होगा जो inheritance वाला है. लेकिन जो स्पोआर्डिक है उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो वो किसी भी एज पर हो सकता है. सो सीक्वेंस में ही चलेंगे. सो इनहेरिटेड वाले में कॉज हो सकता है म्यूटेशन ऑफ द कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज जीन, SOD1. सो ये जो इनहेरिटेंस के केसेस होते हैं उनके 20% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. And also there could be one more gene, but the most important is the copper zinc superoxide dimutase 1. And another is TARDBP, full form is not necessary. And FUS, fused in sarcoma. FU is for fused, S for sarcoma. एंड 10% केसेस में ये वाला जीन म्यूटेटेड रहता है. एंड इसका फंक्शन होता है mRNA सिंथेसिस करना, लेकिन इसका प्रॉपर कॉज नोन नहीं है कि ये वाले जीन्स फंक्शन कौन सा करते हैं, देन इफेक्ट क्या होगा इनके फंक्शन से. तो प्रॉपर जो पैथोफिजियोलॉजी है दैट इज़ नॉट नोन टिल नाउ. देन वी विल कम टू द स्पोआर्डिक. स्पोआर्डिक एडल्ट्स में होगा. जो इसके सिम्टम्स है वो 50 ईयर्स ऑफ एज में प्रॉबेबली स्टार्ट हो जाते हैं दिखाई देने, लेकिन इसका ऑनसेट पहले हो सकता है. सो ये मास्क्ड हो सकता है कि पहले दिखाई ना दे और हो उसको, लेकिन पता ना हो इंडिविजुअल को. देन जो सिम्टम्स है उसके कुछ ईयर बाद हमें दिखाई देते हैं. सो एंड ऑल्सो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हम सबको पता है स्टीफन विलियम हॉकिंग्स को ये डिजीज़ था मोटर न्यूरॉन डिजीज़. एंड ही हैड अ टाइप ALS. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. सो इसका कॉज हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, टॉक्सिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड और एनीथिंग. एंड देन कम द जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक कुड बी देयर. एंड देन वी विल कम टू द एरिया कौन सा अफेक्टेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस पोर्शन. नाउ अब हम इसको थ्रू डायग्राम देखेंगे. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया, सूडो बल्बर पाल्सी. सो सूडो बल्बर पाल्सी इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एरिया, ताकि आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन पता लग जाए कि कौन कौन सा एरिया अफेक्टेड है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहा है. सो ये होगा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द क्रेनियल नर्व. सो हमें पता है दिस इज़ द अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन कॉर्टेक्स तक मैसेजेस लेकर जा रहा है. तो अब हम देखेंगे कि फिफ्थ एरिया में सूडो बल्बर पाल्सी में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है क्रेनियल नर्व का. सो ये एरिया अफेक्टेड है. फोर्थ में लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है ऑफ क्रेनियल नर्व 9, 10th, 11th एंड 12th. लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ये एरिया अफेक्टेड है. देन कम्स टू द ALS, जो कि ये वाला वेरिएंट स्टीफन विलियम हॉकिंग में भी था. एंड इट इज़ नोन एज मिक्स या फिर क्लासिकल ALS. क्योंकि मिक्स क्यों है ये? क्योंकि एक तो इसमें जो एरिया है वो दोनों के इफेक्टेड है, जो इसमें अफेक्टेड है और इसमें अफेक्टेड है. लोअर मोटर न्यूरॉन भी अफेक्टेड है एंड
अपर मोटर न्यूरॉन भी अफेक्टेड है। सो इसमें दोनों के लीजन्स हैं। सो 4+5 वाले जो एरिया हैं वो इसमें होंगे, दोनों लीजन। एंड देन कम्स द प्राइमरी लेटर स्क्लेरोसिस। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि फॉर रिमेम्बरिंग आप भी इसे एज शॉर्टकट देख सकते हो। एंड देन इसमें अफेक्शन होता है ऑफ द अपर मोटर न्यूरॉन, ब्रेन कॉर्टेक्स तक ये जाता है, हमें पता है। देन प्रोग्रेसिव स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब हमें पता है कि मसल्स को कौन अफेक्ट करता है हमेशा, कौन सप्लाई करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन करता है हमेशा। तो लीजन किस में होगा? अगर स्पाइनल मसल्स की बात हो रही है, देयर विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द स्पाइनल मसल्स।